अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। PDM की मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम पेश करे, हिमायत करेंगे। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने और सियासी सूरत हाल पर गौर। इजलास में लीग नायब सदर मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक। अपोजिशन की तहरीक और एतमाद का वोट। वजीर आज़म इमरान खान ने सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत के लिए पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। कोशिश है कि गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जाए। आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान की सब्सिडी की फराहमी के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वजीर खजाना हफीज शेख, वजीर सनत हम्माद असर, इशरत हुसैन की शिरकत। मुस्तहिक अफराद को अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में सब्सिडी फराहम की जाएगी। वजीर आज़म को ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। सियासी जोड़ तोड़ का अमल तेज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असेंबली असद केसर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कहदा बाबर, मिर्जा आफरीदी, अहमद खान और मंजूर काकड़ भी शरीक हुए। वजीर आज़म पर 178 मेंबरान असेंबली के भरपूर एतमाद के बाद अपोजिशन की सियासत ठप हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान बोली, PDM का टोला लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार करने वाला है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे, मुल्क में अमन की फजा कायम होगी। सिंध असेंबली इजलास के दौरान अरकान की हंगामा आराई। PTI अरकान का बागी अरकान सिंध असेंबली की आमद पर एहतजाज। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हमारे बागी अरकान को हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। PTI अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए और एहतजाज किया। हुकूमत ने गुर्बत खत्म नहीं की, लेकिन गरीब को खत्म करने के लिए कोशां है। मौजूदा हुकूमत खवातीन को हुकूक देने पर यकीन नहीं रखती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा, हुकूमत ने 2.5 साल में सिर्फ यू टर्न लिए। PTI रहनुमा फैसल वावडा को नाअहल होने का खतरा। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस से रोका जाए, फैसल वावडा का मौकिफ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि 2 साल से मेरी जिंदगी माइक्रोस्कोप के नीचे है। मैं पब्लिक में शर्मिंदा होने को तैयार हूँ, लेकिन हुकूमत खौफजदा है। समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में खवातीन हर शोबे हाय जिंदगी में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। गूगल का खराज तहसीन डूडल नाम कर दिया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असेंबली और दीगर का खिताब। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से खवातीन वॉक का इनेकाद। मकबूजा कश्मीर की मजलूम खवातीन से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैलियां। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी खवातीन कौम की खुशहाली और वक़ार में हिस्सा ले रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में हैं। खवातीन बहुत काबिल इज्जत व तकरीम हैं। और पाक बहरिया का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरी मशकों का इनेकाद। पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रूस और ओमान के बहरी जहाजों ने मशकों में हिस्सा लिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर उन बहादुर खवातीन को खराज तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल की जंग लड़ी। इस दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की हजारों तंजीमें खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए रैलियों और तकारीब का एहतमाम करेंगी। पाकिस्तान में भी इस हवाले से तकारीब मुनक्किद की गयी। सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से खवातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजों को उजागर करने के लिए वॉक्स, सेमिनार्स और मुबाहिसों का एहतमाम किया गया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें रूस, चीन और बुल्गारिया में खवातीन के आलमी दिन पर आम तातील होती है। ये दिन खवातीन की जद्दोजहद की अलामत है। 15,000 मेहनतकश खवातीन ने तनख्वाहों में इजाफे, वोट के हक और 1908 काम के तवील औकात कार के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर में एहतजाज किया और अपने हुकूक के हुसूल के लिए आवाज बुलंद की, जिन पर पुलिस की जानिब से वहशियाना तशद्दुद किया गया था। ताहम खवातीन ने अपनी जबरी मुशक्कत के खिलाफ तहरीक को जारी रखा था। खवातीन की मुसलसल जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे
नतीजे में 1910 में कोपनहेगन में खवातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 17 से ज़ायद ममालिक की 100 के करीब खवातीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में औरतों पर होने वाले जुल्म इस्तेसाल का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से फेरियर हॉल कराची में मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसका मकसद खवातीन को समाजी और इक्तिसादी जदोजहद, खवातीन पर होने वाले जुल्म, जबर, ज्यादती और घरेलू नचाकियों के बैनर्स उठाकर खवातीन ने हॉल का चक्कर लगाया। शीमा किरमानी ने हुकूक निस्वां पर बात की। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेरियर हॉल में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक जमे गफ़ीर है ख़वातीन का, क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि इस दिन की अहमियत क्या है। बेसिकली हम औरतों को एक हद हो चुकी हुई है। आप लोग हमें जितना प्रेशराइज़ करते हैं कि हम यहाँ ना निकलें, वहाँ ना निकलें, ये ना पढ़ें, हम रात को इस टाइम पे ना निकलें, ये सब ख़त्म होना चाहिए। तो हमें इसकी भी वैक्सीन चाहिए, हमें इससे निजात चाहिए। हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट है और हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ पे जिसको फ्रीडम वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पर हमारे यहाँ फ्रीडम को बड़ा गलत लेके जाते हैं। मैं दिखाने आई हूँ कि जो हमारी माशरा हमें कहता है कि हम जाके खाना पकाएं, किचन में हमारा रोल वहाँ पे है। मैं वही चीज़ें यहाँ आके अपनी आवाज़ उठाना चाह रही हूँ कि वो हमारा सिर्फ वो रिस्ट्रिक्ट हमको ना करें, हमें आज़ादी दें। हम फुल क्या समझती हैं, आज़ादी नहीं है आपको? मे बी मैं एक प्रिविलेज क्लास से आई हूँ, सो मे बी मुझे बहुत ऐसी आज़ादी है जो बाकी ख़वातीन को नहीं होंगी, आई थिंक। बट बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी आज़ादी नहीं है अभी तक। बीइंग एजुकेटेड, बीइंग फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास, I still don't think I'm as free as I would want to be. मोस्टली यहाँ पे जो मर्द हैं उनको ये एतराज़ है कि औरत मार्च मर्दों के ख़िलाफ़ है, या हमें मर्दों से नफ़रत है, या फिर हम मर्दों के मुकाबले में आ गए हैं। हम ये बेसिकली इस स्लोगन को दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, या सर पर मत बिठाओ या सर पे मत बैठो, दोनों सूरतों पे। अगर मैं सर पे मत बैठो की बात कर रही हूँ तो मैं बेसिकली लड़कों की बात कर रही हूँ कि हमारे सरों पे मत बैठो, हमारे साथ बैठो। जैसे कि बाकी जगहों पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो नॉर्मल पेट्रियार्की है उसके अलावा स्टेट ऑपरेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो टुडे आई एम मार्चिंग अगेंस्ट नॉर्मल पेट्रियार्की विच एग्जिस्ट एवरीवेयर। Along with that, I am also marching against state oppression which exists particularly in Balochistan. यहाँ के मर्द अपना बैटल ग्राउंड समझते हैं औरतों को। अपनी बात मनवाने के लिए बहुत तरीके का जुल्म होता है, और स्पेशली हाउस होल्ड्स में जहाँ एक घर आपकी सेफ्टी होती है, जब आप वहाँ ही प्रोटेक्टेड नहीं हो तो फिर बाहर तो जब एक आप अपनी चार दीवारी में प्रोटेक्टेड नहीं हो तो आई थिंक उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इस दिन की औरत से ज़्यादा जो जिम्मेवारी आयद होती है वो मर्द पर होती है कि वो समझे कि उनकी तरफ क्या हुकूक जो हैं वो आयद हो रहे हैं औरत के। आई बिलीव इन एवरीथिंग। जो औरत मार्च का मैनिफेस्टो रिलीज़ होता है हर साल, आई रीड थ्रू इट काफ़ी ज़्यादा, और मैं उसी की सपोर्ट में आई हूँ आज। ख़वातीन के सालमी दिन के ऊपर ख़वातीन से हमने बात की, बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी नज़र आए और वहीं पे हमें बैड कमेंट्स भी नज़र आए कि लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, और इसी राय के इजहार के लिए वो आज यहाँ यकजा हुए हैं और मिलकर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। कैमरामैन इरफान खान के साथ मुख्तार अहमद, BTV न्यूज़, कराची। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि खवातीन ने जिंदगी के हर शोबे में तरक्की की और अपना लोहा मनवाया है। 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कश्मीर की औरतों के हवाले से एक पैगाम जारी किया है। अपने जारी करदा पैगाम में मिशाल मलिक का कहना है कि आज दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से दुनिया भर की खवातीन की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की जानिब दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को इंसान होने का हक ही नहीं, औरत तो बहुत दूर की बात है। मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में औरत होना सबसे बड़ा जिहाद है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में एक माँ का सिर्फ अपने बेटे को दफनाने का हक है। बलूचिस्तान के जिला मस्तूम के इलाके स्पलंची में CTD ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद किया गया, जिसमें 10 किलो बारूद, डेटोनेटर्स और 3 क्लाशनकोव शामिल हैं। हालात दहशतगर्द सिमगली रोड पर मजदूरों पर दस्ती बम हमले, हजार गंजी में आजाद खान मरी पर बम धमाके और कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दस्ती बम हमलों समेत दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस थे। तर्जुमान
CTD के मुताबिक CTD ने फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की भी कोशिश शुरू कर दी है। कोयटा में सरियाब रोड और दीगर इलाकों में BLA के खुफिया ठिकानों और दहशतगर्दों के बारे में खुफिया ठिकानों से अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएंगे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त शाह नजर, आरिफ मरी, यूसुफ मरी, समीउल्लाह परकानी और जमील अहमद परकानी के नाम से हुई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। शेख रशीद ने पिम्स अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं है। पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके अमन की फजा कायम की। वफाकी वजीर का कहना था कि दहशतगर्दों को पसपा करने में पुलिस और फौज ने नुमाया किरदार अदा किया है। एक बार फिर से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। एक ही दिन में जुड़वा शहरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। इनका कहना था कि पुलिस और फौज अमन व अमान कायम करती है। कल अफवाज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक किया है। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन व सुकून की फिजा कायम होगी। शेख रशीद का कहना था कि सारे नाके फजूल थे, गरीबों को तंग करने वाले नाके खत्म कर रहे हैं। 2 रोज कबल पार्लियामेंट हाउस के सामने पेश आने वाले वाक़े के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, असम्बली के सामने जो कुछ हुआ बुरा हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कायदीन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा PTI की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस से रोका जाए। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त गुजार फैसल वावडा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ के बरखिलाफ मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। करार दिया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत से मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। ISPR की जानिब से 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहनुमा PTI की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस से रोका जाए। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त गुजार फैसल वावडा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ के बरखिलाफ मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। करार दिया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत से मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 2169 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 5,92,201 तक पहुँच गई है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के आज 2169 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई, जिनमें सिंध में 189, इस्लामाबाद में 569, पंजाब में 1044, खैबर पख्तूनख्वा में 319, बलूचिस्तान में 3, जबकि आजाद कश्मीर में 45 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में 2,59,854, बलूचिस्तान में 19,117, खैबर पख्तूनख्वा में 74,027, इस्लामाबाद में 46,657, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, पंजाब में 1,77,008, आजाद कश्मीर में 10,579 मरीज मौजूद हैं। याद रहे, इससे कबल तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के जारी आदादोशुमार के मुताबिक सिंध भर में 189 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सिंध भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,59,854 हो गई है। दूसरी जानिब पंजाब में 1,044 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सूबे भर में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,77,008 हो गई है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के नए अहकाम जारी, मास्क के बगैर किसी को BRT में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। ट्रांस पेशावर ने BRT बस में सफर मास्क से मशरूत कर दिया है। बगैर मास्क किसी को BRT में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहरी BRT बस में दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। उन्होंने बताया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। बस में सफर की इजाजत नहीं होगी। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानवी शाही खानदान की बहू मेगन मार्कल का तहलका खेज इंटरव्यू। मेगन मार्कल ने शाही खानदान के राज अफशा कर दिए और उन पर बिजलियां गिरा दी। शहजादी मेगन मार्कल और इनके शौहर शहजादे हैरी का ये इंटरव्यू अमेरिका में नशर किया गया। मेगन मार्कल ने कहा कि आज़ादी माहौल में गुफ्तगू करते हुए वो अच्छा महसूस कर रही हैं कि कोई उनकी टो में नहीं है। उन्होंने कहा कि शाही खानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शाही खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। मेगन मार्कल ने बताया कि शाही खानदान का हिस्सा बनने के बाद मुझे खामोश करा दिया गया। नहीं जानती थी कि शाही खानदान का फर्द होना कैसा होता है। मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मेरी
کردار کشی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اور ہیری کی شادی باضابطہ تقریب سے 3 دن پہلے ہو چکی تھی۔ شاہی خاندان سے متعلق تصور اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ برطانیہ سے پہلی ملاقات رسمی نہیں تھی۔ شاہی خاندان نے مشکل وقت میں ذہنی سکون کے لیے میری مدد نہیں کی۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ شہزادی کیٹ میری وجہ سے غمزدہ ہوئی۔ در حقیقت میں نشانہ بنی جبکہ شہزادی کیٹ نے معافی مانگی، غلطی تسلیم کی اور مجھے پھول بھی پیش کیے۔ دوران انٹرویو شہزادہ ہیری نے کہا کہ شاہی محل کے ساتھ اختلافات کی بنا پر اپنی ماں شہزادی ڈیانا کی تکلیف کا سوچ کر ان کا دل تڑپتا ہے، کیونکہ وہ اور میگن ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جبکہ ڈیانا اس تمام صورتحال میں تنہا تھی۔ علاوہ ازیں انٹرویو کے دوران ہیری اور میگن مارکل نے اپنے ہاں بچی کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنا دی۔ نائجیریا میں چینی بحری جہاز کے عملے کو قزاقوں نے بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا کر دیا۔ 1 ماہ تک قزاقوں اور نائجیریا کی حکومت کے درمیان جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آج مغویوں کو 3 لاکھ امریکی ڈالر کے عوض رہا کر دیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نائجیریا میں فروری کے پہلے ہفتے میں مچھلی کا شکار کرنے والے چین کے بحری جہاز پر قزاقوں نے حملہ کر کے عملے کے 14 ارکان کو اغوا کر کے جہاز کو ایک جزیرے پر چھوڑ دیا تھا۔ 1 ماہ تک قزاقوں اور نائجیریا کی حکومت کے درمیان جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آج مغویوں کو 3 لاکھ امریکی ڈالر کے عوض رہا کر دیا گیا۔ بحری جہاز کے مغویوں میں 6 چین، 3 انڈونیشیا، 4 نائجیریا اور 1 گبون کا شہری شامل تھا۔ نائجیریا کی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل محمد یحییٰ نے بتایا کہ تاوان کی ادائیگی کے بعد قزاقوں نے جہاز کے رہا کیے گئے عملے کو چینی ماہی گیری کی کشتی کے ذریعے واپس بھیج دیا۔ واضح ہے کہ خلیج گیانا میں بحری جہازوں کے عملے کے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں، بالخصوص سینیگال سے انگولا جانے والے بحری راستہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرینڈم میں چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کی تجویز منظور کر لی گئی۔ سوئس شہریوں نے مسلمانوں کے خلاف تعصب پر مبنی ایک اور ریفرینڈم منظور کر لیا ہے، جس میں 51.21% رائے دہندگان نے نقاب پر پابندی کی حمایت کی۔ اتوار کو ہونے والے بائیڈنگ ریفرینڈم میں چہرے ڈھانپنے پر پابندی لگانے کی تجویز انتہائی دائیں بازو کے گروپ کی جانب سے دی گئی تھی، جسے معمولی اکثریت سے منظور کیا گیا۔ اس ریفرینڈم کے نتیجے کو نقاب پر پابندی کے حامیوں کی جانب سے اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مخالفین اسے نسلی پرستانہ اور جنسی تعصب پر مبنی قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ سوئس نظام جمہوریت کے تحت دی گئی اس تجویز میں مذاہب کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا اور اس کا مقصد سڑکوں پر پرتشدد مظاہرین کو ماسک پہننے سے روکنا بتایا گیا ہے۔ تاہم مقامی سیاستدانوں، میڈیا اور مہم چلانے والوں نے اسے برقعے پر پابندی قرار دیا ہے۔ ریفرینڈم کمیٹی کے چیئرمین اور سوئس پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمانی والٹر ویبنن نے چہرہ ڈھانپنے کو سیاسی اسلام کی علامت قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا سوئٹزرلینڈ میں کوئی مقام نہیں، ہماری روایت ہے کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں۔ اور اب شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ جانتے ہیں اسٹاک مارکیٹ اپ ڈیٹ۔ اور اب کرنسی اپ ڈیٹ۔ شہر قائد میں مہنگائی سے تنگ عوام کو ایک اور دھچکا۔ مرغی کا گوشت 460 روپے فی کلو تک عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ مرغی کی قیمت میں مسلسل ہوش و اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث مہنگائی سے ستائے ہوئے شہری گائے کے گوشت کی خریداری پر مجبور ہو گئے۔ کمشنر کراچی کی جاری کردہ پرائس لسٹ کے مطابق شہر میں مرغی کی گوشت کی سرکاری قیمت 214 روپے کلو مقرر ہونے کے باوجود تاہم شہر بھر میں مرغی کا گوشت 460 سے 480 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادھر مرغی فروشوں کا کہنا ہے کہ پولٹری فارمرز کی جانب سے سپلائی کم ہونے کی وجہ سے قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ہماری روزانہ کی سیل بھی 50% تک کم ہو گئی ہے اور شہر میں متعدد عارضی دکانیں اور اسٹال بند ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافے کے باوجود کنٹرولر جنرل آف پرائس کمشنر کراچی اور سندھ حکومت کا محکمہ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز لا تعلق بنا ہوا ہے۔ مرغی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو گائے کا ہڈی والا گوشت بھی 300 روپے اور بغیر ہڈی والا 480 سے 500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دالیں بھی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہیں۔ ملک میں مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا اور مسلسل 7ویں ہفتے بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق
حالیہ ہفتے میں مہنگائی 0.61% مزید بڑھ گئی، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح 14.95% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا سبب بنا اور ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریات مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق چکن 13 روپے 30 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی اور چکن کی اوسطاً فی کلو قیمت 263 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ چینی 2 روپے 64 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی، یوں چینی کی اوسطاً فی کلو قیمت 96 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق دال ماش 3 روپے 64 پیسے، دال مسور 1 روپے 37 پیسے فی کلو، دال مونگ 37 پیسے اور دال چنا 34 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، جبکہ پیاز 81 پیسے اور آلو 1 روپے 40 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ بیف 92 پیسے اور مٹن 35 پیسے فی کلو مہنگا ہوا، جبکہ مٹن کی اوسطاً قیمت 1001.57 اور بیف 477 روپے فی کلو ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق تازہ دودھ، دہی، انڈے، صابن، چاول کی قیمتیں بھی بڑھیں، جبکہ ایک ہفتے کے دوران ملک میں 5 اشیاء سستی ہوئیں اور حالیہ ہفتے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 8 روپے 4 پیسے سستا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق لہسن 17 روپے 29 پیسے فی کلو سستا ہوا، جبکہ گڑ، ٹماٹر، آگ جلانے والی لکڑی کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ حالیہ ہفتے 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ وفاقی حکومت کی موبائل فون سے متعلق نئی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 نئی کمپنیوں نے ملک بھر میں اسمارٹ فونز بنانے کی فیکٹریاں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ملک میں 3 نئی کمپنیاں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں گی۔ ان میں سے ایک چینی کمپنی ہے جو فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں موبائل فون بنانے کا پلانٹ قائم کرنے جا رہی ہیں، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور موبائل ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کا مزید کہنا ہے کہ سال 2019 میں پی ٹی اے کے ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن، رجسٹریشن اور بلاکنگ سم DIRBS کے نفاذ کے بعد موبائل ڈیوائسز کی قانونی طور پر درآمد میں نمایاں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موبائل ڈیوائسز کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے 33 سے زائد پلانٹس قائم ہوئے ہیں۔ اس نظام کے نفاذ کے بعد ان پلانٹس کے ذریعے 2.50 کروڑ سے زیادہ موبائل ڈیوائسز تیار کی گئی، جن میں 4G اسمارٹ فون بھی شامل ہیں۔ DIRBS کے کامیابی سے نفاذ کے بعد مقامی سطح پر موبائل فونز کی تیاری کے شعبے بالخصوص اسمارٹ فون کی تیاری میں خاطر خواہ ترقی دیکھنے میں آئی اور سال 2019 میں صرف 1,19,639 اسمارٹ فونز مقامی سطح پر تیار کیے گئے۔ اسی طرح سال 2020 میں اسمارٹ فونز کی تعداد بڑھ کر 21 لاکھ ہو گئی، جبکہ سال 2021 کے دوسرے ماہ کے اختتام پر 12,10,000 اسمارٹ فونز پاکستان میں تیار ہو چکے ہیں۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر خرچ کر کے مہنگے اسمارٹ فونز درآمد کرتا ہے، تاہم اب یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ جولائی 2020 سے جنوری 2021 تک موبائل فونز کی درآمدات پر 1,13,50,00,000 کا زر مبادلہ خرچ ہوا۔ یہ شرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 39.32% زیادہ تھی۔ گویا کہ پاکستان کا بڑا سرمایہ موبائل فون کی درآمد میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 16,50,00,000 موبائل فونز کریکشن ہے۔ پچھلے ایک سال میں تقریباً 6.2% اضافہ ہوا۔ گزشتہ جنوری سے رواں برس جنوری تک 96 لاکھ نئے کنیکشن حاصل کیے گئے اور اس وقت پاکستان میں 75% آبادی کے پاس موبائل فونز ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان میں بائک پر سیاحت کرنے والی کینیڈا کی معروف ولاگر روزی گیبریل پاکستانی نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں اور اب دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ پاکستان میں 2019 کو بائک پر سیاحت کرنے والی کینیڈا کی ولاگر روزی گیبریل شمالی علاقہ جات کے پرسکون اور پرفضا مقامات کے حسن سے متاثر ہوئی تھی اور پوری دنیا کو پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور لذیذ کھانوں سے متعارف کرایا تھا۔ روزی گیبریل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی زندگی کی سب سے حسین لمحے کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان آ کر کسی کے پیار میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ روزی گیبریل نے پاکستانی عدیل عامر کے ساتھ شادی کا اعلان کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جس کی تلاش کی، میری روح، میرا جیون ساتھی اور بہترین دوست مجھے مل گیا۔ روزی گیبریل نے اپنے شوہر کی تصویر بھی شیئر کی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے شاہد آفریدی کی جانب سے ان کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ کچھ دیر قبل شاہد آفریدی کی جانب سے اپنی بیٹی کے لیے شاہین آفریدی کا رشتہ آنے کی تصدیق کی گئی تھی، جس میں انہوں نے فاسٹ بالر کی کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ شاہین کے گھر والوں نے میری بیٹی کے رشتے کے لیے رابطہ
राब्ता किया है। शाहिद आफरीदी का कहना था कि दोनों खानदान राब्ते में हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो ये जोड़ी भी बन जाएगी। इनका मजीद कहना था कि मेरी दुआएं हैं कि शाहीन आफरीदी क्रिकेट में और क्रिकेट के अलावा भी मुसलसल कामयाबियां हासिल करें। शाहिद आफरीदी की ट्वीट रिट्वीट करते हुए शाहीन आफरीदी का कहना है कि लाला दुआओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आप कौम का फख्र हैं। ख्याल रहे कि शाहीन शाह आफरीदी के वालिद अय्याज खान ने दावा किया था कि शाहीन आफरीदी के लिए शाहिद आफरीदी की बेटी का रिश्ता मांगा है और इनके खानदान ने रिश्ता देने पर रजामंदी जाहिर की है। इनका कहना था कि शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ मंगनी की रस्म जल्द तय पा जाएगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक होगा या नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ICC के CEO मनु साहनी का भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कहना है कि इम्कानात हैं कि चीजें प्लान के मुताबिक ना हो पाएं। मनु साहनी का कहना था कि दो तरफा सीरीज करवाने और 16 मुल्कों का टूर्नामेंट करवाने में बहुत फर्क है। कोरोना के बाइस खत्म होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से CEO ICC का कहना था कि PSL में जो गलतियां हुई उससे सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद खुनकी बढ़ गई। इधर कराची में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।